अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु वरत अंत दयावान है। जिस बीजेपी से डरा डरा कर ममता ने पूरे बंगाल के लोगों से वोट लिया था, उसी बीजेपी में ममता के तमाम एमपी एमएलए काउंसिलर ज्वाइन हो रहे हैं। आज अमित शाह देश का होम मिनिस्टर गृह मंत्री वेस्ट बंगाल के दौरे में आए हुए हैं और उनके मौजूदगी में सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस के कई सारे लीडर्स ने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने मुसलमानों से, दलितों से, हिंदुओं से, वो सेकुलर लोगों से जिनको बीजेपी से चिढ़ थी, उनसे वोट मांगा था और फिर जीत कर अब ये लोग बीजेपी में जा चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। और मैं उनका पहले नाम बता दूं, फिर मैं ममता का गेम प्लान बताऊंगा। ममता का बहुत बड़ा गेम प्लान सेट है। ममता की वजह से ही बीजेपी की सरकार बनेगी और ममता ही चीफ मिनिस्टर बनेगी, क्योंकि ममता का यही प्लान है। वो अलग बात है, जुम्मन मुसलमानों को कुछ दिख नहीं रहा है ऐसे, और ऐसे लोग से मेरा कोई रिलेशन भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा यार, क्या फालतू का जुम्मन का नाम लेके मूड खराब हो गया मेरा। ना अनभग का नाम लेने से दिमाग खराब तो उतना ही जुम्मन का नाम लेने से दिमाग खराब होता है। दोनों मिलकर देश बर्बाद कर खैर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का मिनिस्टर, टीएमसी का एमएलए, टीएमसी का लीडर ने रिजाइन देकर ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नंबर 2, शिलभद्रा दत्ता टीएमसी का एमएलए, उसने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सोमेंदु अधिकारी, जो कि सोमेंदु अधिकारी का भाई है, उसने भी रेजिग्नेशन देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और उनके साथ 10 से भी ज़्यादा काउंसिलर ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बनाश्री मेटी टीएमसी के एमएलए है, वो भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तपस्या मंडल सीपीएम के एमएलए वेस्ट बंगाल के, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सुदीप मुखर्जी सीपीएम के एमएलए भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और कई सारे कांग्रेस के एमएलए और काउंसिलर भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब मैं आपसे इतना ही पूछता हूं, गुजारिश करता हूं, वीडियो का भी टॉपिक मैं चेंज करूंगा, लेकिन 1 मिनट। अब जिसको लगता है कि एमआईएम बीजेपी के बी टीम है, वो कमेंट में डालकर अपनी बेशर्मी का मुजाहिरा करे कि हाँ एमआईएम बीजेपी बी टीम है। और जिसको समझ में आ गया कि असल में बीजेपी के बी टीम टीएमसी के एमपी एमएलए काउंसिलर और ममता है, तो वो प्लीज़ नीचे कमेंट में डाले कि अल्लाह की कसम खाकर डाले कि मैं वोट सिर्फ एमआईएम को ही दूंगा, क्योंकि टीएमसी को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देने के बराबर हो चुका है। तो टीएमसी को वोट देने का मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात पर आते हैं। ममता बनर्जी ने ना शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी के बी टीम कहा, ना शिलभद्रा दत्ता को बीजेपी के बी टीम कहा, ना शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी के बी टीम कहा, ना उन 10 काउंसिलर को बीजेपी के बी टीम कहा जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ना बनासरी मेटी जो टीएमसी के लीडर उनको भी बीजेपी के बी टीम नहीं कहा, ना सीपीएम के एमएलए और सीपीएम के दोनों एमएलए को भी, सुदीप मुखर्जी को भी उसने बीजेपी की बी टीम नहीं कहा। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में मुसलमानों का आवाज़ उठाता है, उसको उसने बीजेपी के बी टीम कह दिया। जो असदुद्दीन ओवैसी पहलू खान का मुद्दा उठाता है, उसने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी के बी टीम कहा। जिस असदुद्दीन ओवैसी ने इशरत जहां के इनकाउंटर पर दखल देकर उसको साबित किया कि ये फेक इनकाउंटर मोदी के पुलिस द्वारा मरवाई गई थी, उसको इसने बीजेपी की बी टीम कहा। जिस असदुद्दीन ओवैसी ने लिंचिंग के खिलाफ कानून की मांग की, इसने बीजेपी की बी टीम कहा। जिस असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्ट बंगाल से लेकर काकीनाडा के मुसलमानों तक और कश्मीरी मुसलमान तक की आवाज़ उठाई, उसको ये बीजेपी की बी टीम कह रही है। तो मैं मुसलमानों से सिर्फ इतना ही जानना, क्लियर करो, थोड़ा मुझे क्लियर करो कि हक बात बोले असदुद्दीन ओवैसी, वो बीजेपी का बी टीम। तुम बीजेपी से डर के जिस चैटर्जी, मुखर्जी, पॉल को वोट दे रहे हो, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। अच्छा साला, ये क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा, नंदीग्राम में जब सीपीएम ने दंगा कराया, ऑफिशियल सीपीएम के लोगों ने दंगा किया, मुसलमानों को मारा, 150 से ज़्यादा मुसलमान लेडी के साथ बलात्कार किया गया था, 150 से भी ज़्यादा। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का है, नंदीग्राम पहुंचा, किसका साथ? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अब्दुल वहाब साहब के साथ। कौन थे वहां पर? और विपक्ष के ममता बनर्जी, तीनों उधर खड़े थे नंदीग्राम में सीपीएम का सरकार गिराने के लिए मांग कर रहे थे। उस वक्त ममता का दोस्त था असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि ममता को सीएम बनना था, असद साहब ने मदद कर दिया था उस वक्त दोस्त। और उस वक्त जब ममता ने कहा कि जब मैं सरकार बनाऊंगी अपनी, तो मुसलमानों को 17% आरक्षण दूंगी, मुसलमानों को उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दूंगी, मुसलमानों को सस्ता घर मिलेगा, सस्ता बिजली मिलेगा, जॉब मिलेगा, इकोनॉमी में और एडुकेशन में मुसलमान पिछड़ेगा नहीं। और आज 10 साल बाद ना उसने 17% रिजर्वेशन दिया, ना उसने उर्दू को मान्यता दी, ना ही उसने मुसलमानों को
ऑफिशियली बैकवर्डनेस से बाहर निकाला, कुछ नहीं किया उसने, बस बीजेपी से डरा कर वोट लिया। और आज असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को, दलितों का हक दिलाने आ रहा है, मुसलमानों को जगाने आ रहा है, कांकी नारा का हिसाब लेने आ रहा है, तो ये उसे बीजेपी की बी टीम बोलती, मुसलमान खामोश बैठा हुआ है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ममता बनर्जी जो सही से पढ़ी लिखी भी नहीं है, सही से बोल नहीं पाती है, उसका नॉलेज बहुत कम है, आसाद साहब के पैरों की धूल भी जो औरत नहीं है, उसको मुसलमानों ने सर में चढ़ाया। और जो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है, बैरिस्टर की डिग्री लेकर आया है, पढ़ा लिखा है, हर मुद्दे पर आवाज़ बुलंद करता है, उसको मुसलमानों ने छोड़ के रखा। मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये चीज़। अरे भाई मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 12 पास हूँ, कॉलेज फर्स्ट ईयर करके मैं सऊदी चला आया। मैं 6 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, 70 साल का भारत का इतिहास, इस्लाम जब से आया अब तक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, साहबा कराम की ज़िंदगी, खुलफा राशिदीन की ज़िंदगी, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अजमैन की ज़िंदगी, और पूरे जितने भी वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, तमाम इतिहास को देखते हुए और पूरे भारत की राजनीति को देखते हुए मुझे क्लियर दिख रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई खड़ा है, कोई बोल रहा है, कोई उसको हरा सकता है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। मुसलमान दलितों को लेकर बोलने वाला असदुद्दीन ओवैसी, मुझे क्लियर दिख रहा है। बस इतना ही नॉलेज है और मुझे दिख रहा है क्लियर कि असदुद्दीन ओवैसी है ऐसा है जिसका ना एमपी बीजेपी में जाता है, ना एमएलए जाता है, ना काउंसिलर जाता है, और यही हर बिल के खिलाफ बोलता है जो पार्लियामेंट में लाता है, संविधान के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, वो बीजेपी लाता है, तो वैसे ही उसके खिलाफ बोलता है ओवैसी साहब। उसको मुसलमान ने छोड़ दिया, इतना पढ़े लिखे लीडर को छोड़ दिया। लेकिन एक जाहिल गवार औरत जिसको सही से बात करना नहीं आता है, जिसका नॉलेज सही नहीं है, जिसका एडुकेशन सही नहीं है, जो सिवाय जज्बाती बात के कुछ नहीं जानती हो, उसको सर में बैठा रखा है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा खून को क्या हुआ है? चलो तुम मत दो यार, तुम ओवैसी साहब को मत दो ना यार वोट। तुम्हारा ओवैसी साहब ने कब कहा कि मैं वोट का भूखा? मत दो यार वोट। अरे वो ऐसा मस्त मौला है, तुम जिंदगी भर भी वोट ना दोगे ना। अगर हैदराबाद के भी लोग उसे वोट देने छोड़ देंगे तो भी ये बोलता रहेगा ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही इंसान है, ये क्या करोगे? ये बेचारे ऐसे ही है, इनको गलत बर्दाश्त नहीं होता है। कहीं भी दंगा हो, कहीं भी गलत हो, लिंचिंग हो, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये बंदा आवाज उठा ही देता है। पार्लियामेंट में जब ममता बनर्जी की जितनी एमपी और एमपी थे पार्लियामेंट में, जब ट्रिपल तलाक का बिल आया, सबने बोला कि मुझे ट्रिपल तलाक से कोई लेने ही देने नहीं है। मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मार के चले गए। मुसलमानों को वोट लेने वाला सुदीप बंदोपाध्याय, मुसलमानों को वोट लेने वाला ममता के एमपी, ममता खुद, उसका पार्टी कहती है कि ट्रिपल तलाक से मुझे कोई मतलब नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी उस दिन भी ट्रिपल तलाक को लेकर लड़ रहा था, अपनी आवाज़ को बुलंद करके बता रहा था कि मैं इनके साथ नहीं मिला हुआ, ये लाखों करोड़ों रुपए झोंक दे लेकिन मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा। कश्मीरी मुसलमान का मुद्दा आया, फिर ममता के टीएमसी के एमपी ने कहा कि मुझे कोई लेना ही देना नहीं है। फिर असद साहब ने बोला कि यह गलत है, कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म है। हालांकि कश्मीरी मुसलमान असद साहब को कहाँ वोट देते हैं, लेकिन बोल रहे ना हालांकि उसको। अरे क्यों आया था यार, ये कौन है ये बंदा? बेटी का शादी छोड़कर ट्रिपल तलाक मैटर में पार्लियामेंट में ये बेचारा असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं उनसे। काहे का लिया भाई? पूरा इंडिया का मुसलमान तो वोट ही नहीं देता असद साहब को। क्यों जा रहे हो यार, क्यों? लेकिन लड़ रहा है। यूएपीए कानून कांग्रेस ने लाया, हजारों मुसलमानों को जेल में भर दिया। फिर बीजेपी ने यूएपीए को और मजबूत कर दिया। टीएमसी ने बोला हम साथ खड़ा है। असद साहब बोल रहे ये मुसलमानों के खिलाफ यूज होगा। टीएमसी बोला नहीं हम बीजेपी के साथ खड़ा है। टीएमसी साथ दे के चला आया। और वही यूएपीए के तहत कफील खान अंदर गया, सफरा जारगर अंदर गई, सरवरवरा अंदर गए, आज उमर खालिद भी अंदर है और साथ शर्जील इमाम भी अंदर है, लेकिन रागनी तिवारी बाहर है। भाई टीएमसी का मेहरबानी है यार, क्या लीडर चुना यार मुसलमानों ने, उपद्दर करके रख दी से यार, राजा उपद्दर कर दी से एकदम, क्या मजा आ गई से एकदम, क्या लीडर चुनी से। वोट भी दे रही से, वोट भी कर रही से, सपोर्ट भी कर रही से, फिर भी कांकेर में दंगा हो रही तो ममता बनर्जी आ ही नहीं रही से। क्या है मतलब बीजेपी 2002 में दंगा कर रहा तो तुम उससे नफरत कर रहे हो, तुम नफरत कर रही से ना भाई। और अब जब टीएमसी दंगा करवा रही से कांकेर नारे में, उसका पुलिस मुंह देख रही से, तो तुम कुछ बोल ही नहीं रही से। मुझे समझ में नहीं आ रही चीज क्या हो गया। तो इससे अच्छा बीजेपी दंगा करेगी आगे, काय के लिए फिर टीएमसी दंगा करेगी। इसकी ट्रिपल तलाक में टीएमसी साथ नहीं देगी, लिंचिंग में नहीं बोलेगी और कुछ भी नहीं बोलेगी। क्या हो गया यार, अजीब हाल है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो टीएमसी का मोहब्बत में आकर एक मुसलमान होने के नाते मुझ पर हमला मत कर देना। मैं तो बीजेपी के खिलाफ ही रहूँगा, ना मुझे अंधभक्तों से डरे ना जुम्मन मुसलमानों से डरे। और मैं असद साहब का साथ देता हूँ तो मेरी भी मजबूरी है भाई। अल्लाह ताला ने कुरान में ऑर्डर दिया है कि बातिल का साथ नहीं देना, हक का साथ देना, कभी बातिल के साथ खड़ा नहीं होना।
बाबरी मस्जिद को तोड़वाने वाली कांग्रेस, कांकीनारे में दंगा लगाकर मुंह देखने वाली टीएमसी, नंदीग्राम में मुसलमानों को मारकर हमारी माँ बहनों के साथ रेप करने वाली सीपीएम, गुजरात में दंगा करवा कर हज़ारों मुसलमानों को मारने वाली बीजेपी, मैं इनका साथ नहीं दे सकता। आप किसी से डर के किसी को हराओ, किसी को जितो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं ऐसा साहब का साथ था, हूँ और रहूँगा। वो लड़ाई उसकी अकेली नहीं है, मेरी भी है और आप सब की भी है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, अब अपनी आंखों को खोलो। इतने लोग बीजेपी में जा चुके हैं और भी लोग जाने वाले हैं। चटर्जी, बनर्जी, पॉल सब इसको छोड़ के चले जाएगा, तो मुसलमान को इसका ठेका लेने की ज़रूरत नहीं है और इससे एमआईएम और मजबूत होगी बंगाल में। अगर आप सब आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, असद साहब की वैल्यू को समझिए, हक को समझिए, सिर्फ अल्लाह के लिए एमआईएम का साथ दीजिए, इंशाल्लाह एमआईएम की सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल में। कोई अकेला सरकार नहीं बना सकेगा। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए तो अकेला कोई सरकार नहीं बना सकेगा। फिर सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। फिर एमआईएम उसी को सपोर्ट देगा जो आके एग्रीमेंट साइन करेगा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को बनाएगा, जो मुसलमानों को 17% रिजर्वेशन देगा, जो मुसलमानों को सस्ते घर और बिजली देगा, जो मुसलमानों को इकोनॉमिकली बेहतरीन बनाने की कोशिश करेगा, नए नए बिल पास करेगा। फिर हम उसका साथ देंगे। तो ये तभी होगा जब आप अल्लाह की राज़ी के लिए कोशिश करोगे। और आप सब इस वीडियो को जितना हो उतना ही फेसबुक के ग्रुप में, व्हाट्सअप के ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, अपनी बात को कमेंट में रखिए। और अगर किसी को मुझसे कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, टीएमसी की मोहब्बत में आकर, चटर्जी, बनर्जी, उपाध्याय, गैर कौम की मोहब्बत में आकर मुझ पर हमला करके अपना आखिरत मत ख़राब करना। मैं कौम के लिए बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूँगा। मुझे आपका प्रोटेक्शन भी नहीं चाहिए, लेकिन आप हमला भी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा मिशन बहुत बड़ा है। वो माइनॉरिटी मुसलमान जहाँ पर कम है, जहाँ पर उनकी आवाज़ ज़्यादा, जो दंगाई है, उनको बचाना है। बहुत बड़ा मिशन है मेरे पास। मेरी ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसीलिए आप अपने हाथ से ज़ाया मत करना। कोई हिंदू आकर मार दे, कोई अंधभक्त आकर मार दे, मोदी मरवा दे, कोई बात नहीं, जन्नत जाएंगे। वो जहन्नम में जाएगा मुझे मारकर। आप मुझे मारकर जहन्नम में जाए, वो मुझे गवारा नहीं है। तो प्लीज़ एमआईएम का साथ दीजिए, टीएमसी जैसी घटिया पार्टी का हाथ छोड़ दीजिए जो बीजेपी में लगातार जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।